Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. Hope you all are doing great. So in today's class we are going to solve the MCQs of atomic spectra. Okay. So start करते हैं. Which of the following phenomena suggests that the presence of electron energy levels in atoms? कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं लाइक दिस वी नो दैट के इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्टेन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और उनके सर्टेन एनर्जी लेवल्स होते हैं. वी नो दैट कि अगर ऑर्बिट 2 में है इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट 1 में जाएगा तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो ये किस चीज़ ने सजेस्ट किया था? ये सजेस्ट किया था स्पेक्ट्रल लाइंस ने. ठीक है, क्योंकि इमिशन एंड एब्सॉर्प्शन इज स्पेक्ट्रल लाइंस कि जब आप एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को तो वो इमिट करेगा और लाइट इमिट करेगा या एनर्जी इमिट करेगा या इन जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेगा. ठीक है, hoping that you understand the point. The second question is the energy of electron in first excited state. First excited state का मतलब है ऑर्बिट कौन सा है, n is equal to 2 of hydrogen atom is minus 3.4 V 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज. सो भाई एक हमारे पास एक रूल है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ एनर्जी. ठीक है, टोटल नेगेटिव एनर्जी. सो माइनस एनर्जी लेवल कितना है, -3.4. सो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस. सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो पॉजिटिव. काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही होगी. ठीक है, पॉजिटिव इसलिए होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. इलेक्ट्रॉन एक जगह पर नहीं है, वो बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट में मूव करा रही है. दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव. उतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. ठीक है, चलें इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और सेकंड ऑर्बिट में जो एनर्जी है दैट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव. तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है फ्रॉम ऑर्बिट 1 टू ऑर्बिट 2 तो कितनी एनर्जी देनी है, 10.2 एनर्जी देंगे तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. सो इट्स लाइक दैट. इट्स के आपने इतने पैसे दे के उस बंदे को आज़ाद कराना है. इट्स लाइक दैट. क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है इन बोहर्स मॉडल द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज आर नॉट देन द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट. थर्ड ऑर्बिट का मतलब ये है कि n इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है रेडियस ऑफ अ बोहर्स ऑर्बिट दैट इज Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर r नॉट. ओके, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा. ड्राइव कहाँ से किया है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल की पोस्टुलेट से किया है. ठीक है, तो n की जगह 3 का स्क्वायर और r नॉट 3 का स्क्वायर होता है 9. तो थर्ड ऑर्बिट में रेडियस कितना होगा, 9 टाइम्स ऑफ r नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. ठीक है, तो C वुड बी द करेक्ट आंसर. द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन. मतलब इतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो एटम जो है हाइड्रोजन एटम जो है वो आयनाइज हो जाएगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा. ठीक है, Following Bohr's theory, the energy corresponding to a transition between थर्ड एंड द फोर्थ ऑर्बिट, मतलब एटम जो है वो फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट की तरफ गया तो कितनी एनर्जी उसने रिलीज की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला जो है ई एन इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर. ठीक है, ई नॉट इज 13.6 तो 13.6 बेसिकली इट इज माइनस डिवाइडेड बाय द एन स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला. अब किस ऑर्बिट से गया, फोर्थ ऑर्बिट से गया, तो -13.6 एन की जगह 4 का स्क्वायर तो -13.6 4 जार होता है 16. अच्छा, अब ये आपको याद करना चाहिए कि फोर्थ ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, तो इट इज 0.85 माइनस के. इसी तरह थर्ड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, -13.6 एन की जगह 3 और 3 का स्क्वायर -13.6 3 जार 9 एंड इट विल बी 1.51 नेगेटिव. ठीक है, अब कह रहा है कितनी एनर्जी रिलीज हुई है. ठीक है, उसका फॉर्मूला डेल्टा बेसिक डेल्टा E4 माइनस E3, क्योंकि E3 में गया है E4 से ऑर्बिट 4 से, तो ऑर्बिट 4 में एनर्जी थी 0.85 नेगेटिव ऑफ द फॉर्मूला
थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी थी -1.51. दिस नेगेटिव विल मल्टीप्लाई तो इट विल बिकम पॉजिटिव 0.85 माइनस के प्लस 1.51. अब आप सिंपल कर दें, 151 को 85 से माइनस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 11 minus 5 will be 6 and 14 minus 8 would be 14, it will be 6. ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज होगी. ठीक है, क्योंकि जब भी ये बात याद रखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल स्टेट की तरफ आता है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है, क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट वाज द एक्साइटेड स्टेट, जब थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा. ठीक है, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर. Let us move forward. When electron jumps from first excited state, again first excited state n is equal to 2, क्योंकि भाई ग्राउंड स्टेट n is equal to 1 तो ग्राउंड स्टेट है ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिनिमम ये n is equal to 2 ही होगा. तो ग्राउंड स्टेट मतलब n is equal to 2 से n is equal to 1 की तरफ आ रहा है. द इमिटेड फोटोन विल हैव एनर्जी ऑफ, देखो भाई ग्राउंड स्टेट पे तो उसकी एनर्जी होगी -13.6, n की जगह 1, उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1. ठीक है, तो एनर्जी कितनी हो गई -13.6, और E2 -13.6 टू का स्क्वायर होता है 4, तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4 एंड इट विल बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, अब एनर्जी का चेंज कितना आया, तो E2 से E1 पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट की तरफ आया, तो E2 वॉज -3.4. ठीक है, माइनस ऑफ द फॉर्मूला एंड E1 वॉज -13.6. देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +13.6 -3.4, व्हाट शुड बी द आंसर 10.2. तो इसका मतलब इतनी एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. B would be the correct answer. The angular momentum of electron in n orbit is given by angular momentum जो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने दिया था. इट वाज NH कट, और NH कट जो होता है इट इज H/2 पाई. तो बेसिकली NH/2 पाई इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इट. और यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कम, सेकंड में ज़्यादा, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो व्हाट डज इट मीन, सी वुड बी द करेक्ट आंसर. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से. अच्छा, अभी हमने पढ़ा है कि एनर्जी जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2, तो कितनी एनर्जी होती है उस स्टेट पे -3.4. मतलब इतनी एनर्जी देंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा. ठीक है, तो कितनी पॉजिटिव एनर्जी देनी है, मिनिमम 3.4. अब आप में से कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है सर हम तो 5.6 देंगे, उसके बाद बच जाएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा है. भाई तो यहाँ पर सवाल में मिनिमम पूछ रहा है ना यार, सवाल देखिए. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ अ लेमन सीरीज. लेमन सीरीज में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में आके गिरता है. तो फॉर द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, तो हमें पता है ये फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू RH. ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर. अब लेमन सीरीज की बात हो रही है तो लेमन सीरीज में हमेशा n1 जो है वो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर और ये n2 और इसका स्क्वायर, तो 1/λ RH. ठीक है, 1/1 का स्क्वायर 1, तो ये सिंपल 1. और अगर मैं n2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख देता हूँ, ठीक है, n2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख दूंगा, तो 1/∞ का स्क्वायर भी इन्फिनिटी ही होता है भाई, तो 1/∞ हो जाएगा ये. और 1/∞ जो है वो 0 के बराबर होता है. ऐसा कैसे, वो आपको पता है कि 1/0 जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है. अगर इन्फिनिटी यहाँ चले जाए डिवीजन में, 0 ऊपर आ जाए, तो 1/∞ इज इक्वल टू व्हाट, 0. ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू RH 1 - 0. ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू RH, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बिकॉज हमें तो लैम्डा चाहिए, तो 1/RH इज इक्वल टू लैम्डा. तो लेमन सीरीज में जो मिनिमम वेवलेंथ आपको मिल सकती है दैट वुड बी दिस. ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय RH, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर. अच्छा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आपका जब एटम जो है वो ऑर्बिट 5 में आके गिरे
एक्साइटेड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट कैन बी 8 ऑर्बिट, 9 ऑर्बिट, कोई सा भी ऑर्बिट, और वो ऑर्बिट 5 में आके गिरे, सो इट इज़ कॉल्ड अ बुफन सीरीज, ये याद रखिएगा। n इज इक्वल टू 4 में आके गिरे तो इट्स कॉल्ड अ ब्रैकेट सीरीज। अच्छा, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इन द पास्ट पेपर, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट। n इज इक्वल टू 3 में आके गिरे, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड द पर्शियन सीरीज। n इज इक्वल टू 2 में आके गिरे, सो इट्स कॉल्ड अ बाल्मर सीरीज। और जब वो n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट में आके गिरे, जो अभी हमने पढ़ के रहा है, सो इट्स कॉल्ड अ लेमन सीरीज। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन सब की जो वेवलेंथ होती है, बुफन, ब्रैकेट, पर्शियन, वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी, यू कैन नॉट सी दैम, ठीक है। जो बाल्मर सीरीज है उसकी लाई करेगी विजिबल लाइट में और सम टाइम यूवी में, अल्ट्रावायलेट, और लेमन की तो हमेशा यूवी रीजन में लाई करेगी, जो वेवलेंथ होगी। इसके क्वेश्चन आ चुके हैं, दैट्स वाई मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट इनटू फिफ्थ ऑर्बिट, बात आ गई भाई कि फिफ्थ ऑर्बिट में आ रहा है, तो द सेट ऑफ इमिटेड लाइन इज कॉल्ड बुफन सीरीज, अभी पढ़कर आए। The Balmer series were identified in the spectrum of hydrogen by J.J. Balmer. ठीक है, hoping that you understand the point. कह रहे the speed of electron in the nth orbit. nth orbit के अंदर जो speed है of hydrogen atom is related to the principal quantum number, that is this, कि Vn is inversely proportional to 1 over n. ये क्यों? क्योंकि Vn बराबर होता है 2n के e स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो सारी चीज़ें कांस्टेंट है। वी नो दैट कि कांस्टेंट जब हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाती है, तो इट विल बी लाइक दिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए वुड बी द करेक्ट आंसर। मतलब कि जितना ऑर्बिट ज़्यादा होगा स्पीड उसकी उतनी कम हो जाएगी। ओके, टू फाइंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पर्शियन सीरीज, पर्शियन सीरीज में आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, द वैल्यू ऑफ एन इज टेकन टू बी। अब पर्शियन सीरीज है बेटा, तो आपका जो ग्राउंड स्टेट होगा, मतलब किस किस ऑर्बिट में आके गिरेगा, दैट इज 3। तो किस ऑर्बिट से आए वो, मतलब n इज इक्वल टू किस ऑर्बिट से वो 3 के अंदर आ जाए, तो उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, तो ये हमें पता करना है। अब आप लॉजिकली देखो कि E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब आप कहेंगे कहाँ से है, इज इक्वल टू एच एफ होता है और एफ बराबर होता है सी ओवर लैम्डा के, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब कि अगर मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा तो लैम्डा कम होगा, वेवलेंथ कम होगी, और अगर मैं एनर्जी कम करूंगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। इट इज मेकिंग सेंस। तो अब मुझे पता है कि अगर जितना कम ट्रैवल करे इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर 5 ऑर्बिट से 3 ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, और अगर 4 से 3 में आ रहा है तो एनर्जी कम, ठीक है, द डेल्टा ई वुड बी लेस, तो एनर्जी वुड बी लेस, तो वेवलेंथ वुड बी ग्रेटर। तो किस ऑर्बिट से, फोर्थ ऑर्बिट से 3 ऑर्बिट में आएगा, डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी कम, डेल्टा ई जो चेंज इन द एनर्जी होगा, जो रिलीज होगी वो कम होगी, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। होपिंग दैट डू यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। The velocity of electron in the second orbit, n is equal to 2, of hydrogen atom is v. The velocity of electron in fifth orbit will be, देखो भाई, अभी मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है, दैट इज 2n के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच। अब यार इस सब को मैं v1 के सपोज कर रहा हूँ कि 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। अब इसका फ़ायदा क्या होता है मैं बताता हूँ, v1 डिवाइडेड बाय n, ये vn का फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर अगर मैं n इजिकल टू 1 करूँगा तो v1 इजिकल टू v1 हो जाएगा, तो इट मीन्स दैट लॉजिकली मैंने फॉर्मूला सही बनाया, ठीक है। तो सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन ऑर्बिट, और ये बड़ा इजी फॉर्मूला बना दिया मैंने। तो कह रहा है सेकेंड ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी v है, तो फिफ्थ ऑर्बिट में कितनी होगी, तो मैं पहले तो सेकेंड ऑर्बिट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो v2 इज इक्वल टू यहाँ पर v1 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। अब फिफ्थ ऑर्बिट की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, ओ सॉरी, ओके, सो वी एन इज इक्वल टू वी
1/n और n की जगह में 5 लिखूंगा, तो V5 इज इक्वल टू V1/5, मेकिंग सेंस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ ऐसे कर दूं, V2 की जगह 2V2 हो जाए, ठीक है, तो 2V2 इज इक्वल टू V1, और कह रहा है कि सेकेंड ऑर्बिट में जो वेलोसिटी थी वो V थी, तो V2 की जगह V होगा, तो 2V इज इक्वल टू V1, ठीक है। तो V1 की जगह मैं 2V लिख दूं, तो 2V/5, so it must be the velocity of the fifth orbit. Hoping that you understand the logic. So 2/5V would be the correct answer. Hoping that you understand the ratio of energies of first two excited states of hydrogen atom is. First two excited state की बात कर रहा है, पहला excited state मतलब n is equal to 2, दूसरा excited state मतलब n is equal to 3. अब En is equal to -13.6 n स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, हमने जर्नल फार्मूला पढ़ा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो E2 तो ये हो जाएगा -13.6, n की जगह 2 स्क्वायर -13.6, ठीक है, और ये हो जाएगा 4. अब मैं यही नंबर लिख रहा हूँ, आई टेल यू वाई. E3 -13.6, 3 का स्क्वायर और -13.6 इट वुड बी 9. अब कह रहा है रेशो का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है भाई, तो E2 डिवाइडेड बाय E3, तो E2 तो था -13.6 डिवाइडेड बाय 4, डिवीजन E3 -13.6 डिवाइडेड बाय 9. अब देखो भाई ये डिवीजन है, अगर ये साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाए, तब यहाँ डिवीजन की जगह मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो थिंग्स विल बी फ्लिप, ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस, -13.6 कैंसिल, तो यहाँ बचा 1/4 मल्टीप्लाई 9, तो 9 1 9, तो 9/4, तो जो रेशो ऑफ द एनर्जीज होगा इट शुड बी 9/4. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक. Which of these series of hydrogen atom lies in the ultraviolet region? अभी हमने पढ़ा है लेमन सीरीज जो ऊपर मैं पढ़ा के आया हूँ, दैट्स वाई मैंने कहा कि बार बार वो लिख लीजिएगा इन योर नोट्स, तो इट विल हेल्प यू. When hydrogen atom is in first excited state, n is equal to 2, its radius is how many times of its ground state radius? ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस है वो r नॉट होता है, क्योंकि आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर नॉट, ये मैंने पढ़ा है. और कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n इज इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर आर नॉट, तो 2 2 ज़ार 4, ठीक है. तो कितने टाइम्स बढ़ा हुआ है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रेडियस? 4 गुना ज़्यादा, 4 टाइम्स. Radius of first Bohr orbit is r. What is the radius of second Bohr orbit? अभी वही क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन वही है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, तो 4r, ठीक है. In hydrogen atom, which quantity is integral multiple of h over 2 pi, that is angular momentum, ठीक है. In the main postulates of Bohr atomic theory, the atomic momentum, angular momentum of electron in hydrogen atom is given by the relationship. देखो ये फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम हमारा बराबर होता है एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, और एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है एम वी आर, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई. तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, तो ये रिलेशन है बी. सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर in question number 19. The angular momentum of electron in nth orbit, तो nth orbit में nh divided by 2 pi, C would be the correct answer. The ionization energy of hydrogen atom is this. आयनाइजेशन एनर्जी मतलब वैसे हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी एनर्जी आपने उस एटम को प्रोवाइड कर दी, तो उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा, तो एटम जो है वो आयनाइज हो जाएगा, एटम विल बिकम एन आइन, क्योंकि इट डजंट हैव इट इज़ बिकम अ पॉजिटिव आइन, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है. इट्स लाइक दैट. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट, देखो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितनी एनर्जी है -13.6, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर कितनी एनर्जी है -3.4, तो मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने 13.6 एनर्जी दूंगा एटम को फ्री करवाने के लिए, तो सेकेंड ऑर्बिट में 3.4 दूंगा, मिनिमम की बात हो रही है, ठीक है, तो 3.4. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? अगर आप याद करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो,
माइक्रो, फिर आपके पास होती है इंफ्रारेड, फिर आपके पास विजिबल, फिर आपके पास यूवी, फिर एक्स रेस और फिर गामा रेस। अच्छा ये याद रखें कि इन सब की जो वेवलेंथ है सबसे कम होगी गामा की, सबसे ज़्यादा होगी रेडियो की। इन सब की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे कम होगी रेडियो की, सबसे ज़्यादा होगी गामा की। और इन सब की जो एनर्जी है सबसे कम होगी रेडियो की, सबसे ज़्यादा होगी गामा की। ठीक है, तो कह रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो सबसे ऊपर कौन सी आ रही है? इंफ्रारेड आ रही है, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। ये याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन हैज द एंगुलर मोमेंटम। देखो एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, लोएस्ट एनर्जी का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि नेगेटिव में एनर्जी है ना -13.6, सो इट्स द लोएस्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एन की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा जो मोमेंटम होगा दैट विल बी h ओवर 2 पाई। सो मोमेंटम होगा h ओवर 2 पाई, सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द लोएस्ट ऑर्बिट कॉरस्पॉन्ड्स टू, लोएस्ट ऑर्बिट मतलब ग्राउंड लेवल, n इज इक्वल टू 1, तो उसकी एनर्जी होगी मिनिमम, क्यों? -13.6 माइनस। ठीक है, द साइज ऑफ एटम इज, एटम का जो साइज होता है दैट इज दिस, और न्यूक्लियस का जो साइज होता है दैट इज दिस। ठीक है, okay 26, in the Bohr's hydrogen atomic model the radius of the stationary orbit, stationary orbit is directly proportional to, तो r is equal to n square r naught, तो r is directly proportional to n square. So hoping that you understand the point. So what does it means? D would be the correct answer. When a hydrogen atom is raised from the ground state टू द एक्साइटेड स्टेट, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड से मतलब n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 की तरफ जा रहा है या 3 की तरफ जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो इसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा? देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो ये है, ये याद रखिएगा 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, इट इज पॉजिटिव। देखो टोटल एनर्जी में नेगेटिव था, दैट्स वाई मैंने ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला जो है वो है -27.2 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब एक चीज़ को आप लॉजिकली सोचो कि एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो एन की वैल्यू तो बढ़ रही है, एन की वैल्यू बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि एन डिनोमिनेटर में ना, तो अगर एन की वैल्यू लेट्स सपोज 3 है तो 13.6 डिवाइडेड बाय 9 तो एक छोटा नंबर होगा, लेकिन एन की वैल्यू 2 है तो 13.6 डिवाइडेड बाय 4 3.4 बड़ा नंबर है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कम हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि टेक्निकली नंबर वाइज तो कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन, नंबर वाइज कम हो रही है लेकिन वैसे बढ़ेगी, क्योंकि 13.6 इज अ छोटा नंबर एंड 3.4 माइनस का इज अ बड़ा नंबर, नेगेटिव में उल्टा होता है। तो उसका मतलब क्या है कि भाई काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ये वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, okay 28, energy of electron in an orbit of hydrogen atom is always negative -13.6। हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा स्टेबल कंडीशन में, तो उसकी इतनी एनर्जी होगी। द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज, देखो जो वेवलेंथ 2 पाई r इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो दिस इज द वेवलेंथ फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉय। तो देखो कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की जगह 1 आ जाएगा, तो 2 पाई r इज इक्वल टू लैम्डा, तो व्हाट डज इट मीन्स? ए फर्स्ट ऑर्बिट में वेवलेंथ इज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल के बराबर, सो इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। इफ l इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, n इज इक्वल टू 2, सो देन एंगुलर मोमेंटम इन द फोर्थ ऑर्बिट विल बी, व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम जो है वो फोर्थ ऑर्बिट में कितना होगा? देखो भाई, सेकंड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है NH डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो कह रहा है n इज इक्वल टू 2 है, तो एंगुलर मोमेंटम L है दैट इज 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई, सेकंड ऑर्बिट के अंदर है, तो फोर्थ ऑर्बिट के अंदर कितना होगा? ठीक है, तो L इज इक्वल टू वही फॉर्मूला NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। अच्छा n की जगह आपने 4 लिख दिया, सही, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस।
तो n की जगह 4 लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 4h डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, ये आपका न्यू जो एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा, अब यहाँ लॉजिकली सोचें कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि देखो ना 2 2 जार 4 होता है, और 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई किसके बराबर है, यहाँ देखो 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई बराबर है l के, तो ये हो जाएगा 2l। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया मेरा बेटा, एंगुलर मोमेंटम हो गया डबल। ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बिहेव एज अ स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। ठीक है, ये याद रखिएगा। Let us move towards the next one. Atomic spectrum is of hydrogen is line spectrum, ये भी ऊपर भी पढ़कर आए। ठीक है, according to Bohr's model of hydrogen atom, angular momentum of electron is always quantized. Angular momentum is nh cut। ठीक है, मतलब 1.5 ऑफ एन नहीं होगा ना, एच कट नहीं होगा, क्योंकि एन इजिकल टू या तो 1 होगा या तो 2 होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट होता है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर इन आउटर ऑर्बिट देन इन इनर ऑर्बिट। देखो एनर्जी बराबर है -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो एनर्जी भी बढ़ती रहेगी ना, तो ग्रेटर इन आउटर ऑर्बिट और स्मॉलर इन इनर ऑर्बिट, तो याद रखिएगा। टू एक्सप्लेन हिज थियरी बोहर यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एंगुलर मोमेंटम्स कंजर्वेशन। मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज। देखो भाई, एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब आप एटम को लेकर गए हैं फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट। अब मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी है -13.6 और सेकेंड ऑर्बिट के अंदर है -3.4। तो मिनिमम आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आप मिनिमम देंगे, तब जाके आपका एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा। लेकिन यहाँ तो एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछ रहा है। देखो भाई, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है दैट इज वोल्टेज, दैट इज वर्क डन या एनर्जी गिव पर यूनिट चार्ज। अब एनर्जी आपने दी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई। तो देखो ई से ई कैंसिल, तो कितना पोटेंशियल आपने दिया 10.2 वोल्ट्स, तो इट वुड बी सी। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगेन कितनी एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, n इज इक्वल टू 2 में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब भाई 10.2 है, एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ तो जूल्स में आंसर दिए गए, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं। तो अब जस्ट कन्वर्जन ही करनी है, सिंपल मैथ्स करना है। 10.2 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अब यार एक लॉजिक देखें कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 1.02 और 1.6 तो है, और 1.02 का 10⁻1 और ये 10⁻⁻19। अब यहाँ पर देखो मैं बेस सेम पावर ऐड कर दूंगा, तो 1 माइनस 19 वुड बी -18। ठीक है, जूल्स। अब इन दोनों नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ गौर से देखें कि क्या आंसर आ सकता है, तो ये देखो 10⁻⁻18 वाला ये आंसर है, 1.632 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो बगैर मल्टीप्लिकेशन भी आपके आंसर आ सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यू नो दैट यू डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ अ कैलकुलेटर इनसाइड द एग्जाम हॉल। ठीक है, द nth शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, दैट इज 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच। तो 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अच्छा, ये फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ है मैं बता देता हूँ। इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं सिर्फ बात करूँ मैग्नीट्यूड की, तो इट इज़ हाफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला आप लाए कहाँ से, तो देखो भाई, आपका जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इज
इफेक्ट फोर्स, तो कॉज कौन सी है, तो इट इज द कूलम फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो होती है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ से वो ड्राइव हुआ, Q1 Q2 का मतलब है दो चार्जेस, दोनों आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो दिस इज द बेस थिंग जहाँ से ये चीज़ ड्राइव हुई है। तो आपने डेरिवेशन को भी ध्यान में नहीं रखना, आप सिर्फ इसके फॉर्मूले को याद रखें। द स्पेक्ट्रम ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूस, ठीक है, ब्लैक बॉडी का जब ग्राफ भी पढ़ते हैं तो यू विल सी दैट if electrons of charge E moving with velocity v are accelerated through a potential difference v and it strikes a metal target, then velocity of electron will be, देखो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है दैट वी आर प्रोवाइडिंग इट इज 1/2 mv²। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ चला जाएगा, ई वी इज इक्वल टू mv², m चला जाएगा यहाँ 2 ev/m इज इक्वल टू v², स्क्वायरिंग रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2ev/m, और जो कैपिटल वी है इट इज द वोल्टेज, तो 2ev/m, so D would be the correct answer. Hoping that you understand all the questions that we have discussed till now. If you have any question regarding this, you may ask on the comment box. See you in the next video. Beta, Allah Hafiz.